नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा और आप देख रहे हैं जी बिजनेस स्पेशल जेन नेक्स्ट बजट से उम्मीदें। और आज हमने पिक किया है ऐसा सेक्टर जिस पर सरकार का इस बार के बजट में शायद सबसे ज्यादा ध्यान हो सकता है, वो है एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर यानी कि ऐसा सेक्टर जो कि सही मायने में रूरल इकोनॉमी को बूस्ट देता है अगर वहां ग्रोथ आती है और सीधे इकोनॉमी जो है उस पर इसका असर पड़ता है। एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए बहुत सारे चैलेंजेस हैं अभी और बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस भी इस बार के बजट को लेकर हो रही है। डीमोनेटाइजेशन के बाद सरकार के फाइनेंसेस इंप्रूव हुए हैं और ऐसे में माना जा रहा है कि जो फिस्कल स्पेंडिंग है, जो थर्स्ट है गवर्नमेंट का, वो स्ट्रांग रह सकता है एग्रीकल्चर सेक्टर पर। लेकिन क्या प्रोजेक्शंस हैं, क्या चैलेंजेस हैं और जो स्टॉक्स हैं जो इस सेक्टर को बिलोंग करते हैं उसके बारे में भी एनालिसिस करेंगे। मेरे सहयोगी संदीप ग्रोवर तो मौजूद ही हैं, साथ ही साथ हमारे साथ मिस्टर एम के धनुका भी मौजूद हैं जो कि एमडी हैं धनुका एग्रीटेक के। अविनाश गोरखसाकर भी हमारे साथ मौजूद हैं सभी स्टॉक्स पर अपनी राय देने के लिए। लेकिन संदीप, पहले मैं आपके पास आऊंगी। जैसे मैंने अभी भी कहा कि सरकार के जो फाइनेंसेस है वो इम्प्रूव हुए हैं, तो ऐसे में हो सकता है कि जो इन्वेस्टमेंट्स हैं या फिर जो स्पेंडिंग है वो सरकार की ज़्यादा रहे एग्री स्पेस में। लेकिन आकलन क्या लगाया जा रहा है, जो प्री बजट मीट्स हो रही हैं उसको लेकर एक कंसेंसस बन पाता है कि हाँ शायद ये हो सकता है, तो उसको लेकर क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात इस सेक्टर को लेकर जो है, एग्रीकल्चर सेक्टर की बात जो आप कर रही हैं उसमें फार्मर्स, इनकी इनकम, इनके क्या सिचुएशंस बनती हैं उसी के ऊपर पूरे सेक्टर का दारोमदार रहता है। और जितनी भी कंपनीज इस पूरे सेक्टर में ऑपरेट करती हैं, चाहे वो एग्रो केमिकल्स को लेके हो, चाहे वो सीड्स को लेके हो या फिर दूसरे पेस्टिसाइड्स की अगर आप बात करें, पूरा दारोमदार इस चीज़ पे रहता है कि किसानों की जो इनकम है या उनके हाथ में कितना पैसा आता है उसके ऊपर पूरा डिपेंड करता है। तो अगर आप उम्मीदें लगा के चलें कि इस बार बजट में क्या हो सकता है या तो फिर क्या होना चाहिए जिससे किसानों की इनकम या तो इस पूरे सेक्टर में आप बढ़त देखें या तो फिर निवेश आता वो देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि अनाज की तरह किसानों को जो बागबानी फसलें हैं, जिसे आप गैर अनाज फसलें भी कहते हैं, इसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आते हैं, उनके लिए अधिक से अधिक मूल्य मिले। एमएसपी ऑलरेडी अगर देखें तो सरकार की ओर से अनाउंस किया जाता है, लेकिन ये एक ऐसी कैटेगरी है जहां पे अभी भी जो काफ़ी सारा काम होना बाकी है और सरकार की ओर से अगर इनकी जो मूल्य है बढ़ाई जाती है तो फिर सुनिश्चित की जाती है तो वो किसानों के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा। इनफैक्ट कुछ ऐसे पार्टिसिपेंट्स भी हैं जिनसे हमारी बात हुई जो ये मानते हैं कि अगर गैर जो अनाज फसलें हैं उनका अगर एक्सपोर्ट खोलें तो हो सकता है कि फार्मर्स के हाथ में ज़्यादा पैसा देखने को मिले। इसके अलावा प्रोडक्टिविटी एक और बड़ा इशू है, उसको बढ़ाने के लिए ज़्यादातर कंपनीज जिनसे हमारी बात हुई है तो फिर पार्टिसिपेंट उनसे बात हुई, वो कह रहे हैं कि अभी भी किसानों को शिक्षित करने की बहुत बड़ी ज़रूरत है। अभी भी उनके अंदर जागरूकता नहीं है कि किस तरह से बुआई की जाए, कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज लगाई जाए और इनफैक्ट जो नई टेक्निक्स है उनके ऊपर भी सरकार का जो खर्च है वो कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ देखिए, उससे इस पूरे सेक्टर में या तो फिर किसानों को काफ़ी ज़्यादा मदद देखने को मिलेगी। सिंचाई एक और पहलू है इस पूरे सेक्टर से जुड़ा हुआ, जिस पर पिछले साल भी अगर आप देखें तो बड़े पैमाने पे आवंटन किया गया था और इंडस्ट्री और साथ ही साथ पार्टिसिपेंट चाहते हैं कि इस बार भी आवंटन जो है सिंचाई को लेके उसमें और भी ज़्यादा बढ़ोतरी की जाए। फसल बीमा स्कीम सरकार की ओर से लॉन्च की गई थी। इनफैक्ट अभी भी काफ़ी ज़्यादा काम इस पूरे जो इनिशिएटिव है उसके ऊपर होना बाकी है, क्योंकि जिन पार्टिसिपेंट से हमारी बात हुई उनका ये कहना है अब भी ग्राउंड रियलिटी पे काम होना काफ़ी ज़्यादा बाकी है, क्योंकि कई ऐसे किसान हैं जो कि अभी भी इस स्कीम के जो एम्बिट के अंडर नहीं आए हैं, यानी कि उन्होंने इस स्कीम का इंश्योरेंस का जो फ़ायदा है वो लेना नहीं शुरू किया है। तो उस लिहाज से ज़्यादा किसानों को इसके एम्बिट के अंदर लाया जाए ताकि उनको अपने क्रॉप का इंश्योरेंस मिले, ताकि उनको अपनी जो फसल है उसको लेके कोई ज्यादा चिंता ना हो। साथ ही साथ ये भी है कि कीटनाशक जो हैं उनको बाकी एग्री इनपुट्स के मुकाबले अगर आप देखें तो फिलहाल इतने इंसेंटिव्स नहीं मिलते हैं। एक्साइज ड्यूटी अगर आप देखिए कीटनाशक के ऊपर लगती है, वो इंडस्ट्री चाहती है कि हट जाए, और काफी सारे ऐसे राज्य जिनके ऊपर वैट की अगर आप दरें देखें तो वो काफी ज्यादा अलग हैं, तो उसको भी कम करने की बात इंडस्ट्री की ओर से इस बार बजट में रखी जा रही है। विश लिस्ट तो काफी लंबी है एग्री सेक्टर की, लेकिन कौन से वो क्रूशल फैक्टर्स हैं जिनको एड्रेस करना इस बार के बजट में जरूरी है ताकि सही मायने में जो कमजोर ग्रोथ रही है उसको एक बढ़ावा मिल सके? इस पर बातचीत करते हैं। एमके धनुका हमारे साथ बने हुए हैं। मिस्टर धनुका, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू जी बिजनेस। आपसे पहले भी हमारी कुछ कॉर्पोरेट से बातचीत हुई बजट को लेकर जो कि एग्री सेक्टर से बिलोंग करते हैं। उनका मानना यही था कि बहुत सारे इश्यूज हैं, फिर चाहे वो क्रॉप इंश्योरेंस का हो, एमएसपी का हो, इंसेंटिव्स जो हैं वो बेहतर देने का हो, टैक्स कम करने की बात हो, लोन में रियायत की बात हो, एग्री क्रेडिट ही बढ़ाने की बात क्यों ना हो, लेकिन दो अहम मुद्दे थे जिस पर ज्यादातर इंडस्ट्री के जो स्पोक्स पर्सन है वो अग्री करते हैं, कॉर्पोरेट जो है, एक तो एमएसपी और दूसरा है किसानों को शिक्षित करना। आपको क्या लगता है, क्या इन दो मसलों पर इस बार के बजट में कुछ निकल कर आ सकता है या फिर जरूरी है ये दो इशू एड्रेस करने?
डेफिनेटली जितनी अगर एमएसपी की प्राइस बढ़ती है तो किसानों की इनकम बढ़ती है। गवर्नमेंट ने अनाज के क्षेत्र में तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिक्लेयर किए हुए हैं, लेकिन हॉर्टिकल्चर क्रॉप में बहुत सी बार किसानों को प्राइस नहीं मिल पाता है। इस साल भी आलू, टमाटर एंड अनियन की काफ़ी बम्पर क्रॉप हुई है और किसानों को उसका उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। तो गवर्नमेंट को इनका एक्सपोर्ट जो है वो खोलना चाहिए ताकि हमारी कंट्री से ये क्रॉप्स का एक्सपोर्ट हो सके और किसानों को उचित दाम मिल सके। जी मिस्टर धनुका, लेकिन ऐसा अभी भी माना जाता है कि दूसरे देशों के मुकाबले जो भारत में खेती करने का तरीका है वो अभी भी बहुत पिछड़ा हुआ है और शायद एडवांस टेक्निक्स की जरूरत है, क्योंकि इंडिया को एक एग्रीकल्चर कंट्री के तौर पर देखा जाता था। रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है लेकिन उनका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं है। तो क्या आप भी इससे सहमत हैं कि खेती के तरीकों में यानी बेटर टेक्नोलॉजी और बेटर टेक्निक्स की जरूरत है फार्मिंग में? आप सहमत हैं इससे और साथ ही साथ आपको लगता है इससे जुड़ी भी कोई मांग है आपकी? बिल्कुल ठीक बात है। आज जो हमारे भारत जो है कृषि के क्षेत्र में उत्पादन में दुनिया में दूसरे नंबर पे पहुंच गया है, लेकिन अगर हम प्रोडक्टिविटी देखें तो आज भी हमारी प्रोडक्टिविटी चाइना से आधी से भी कम है। तो इस प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हमें नई तकनीक को अपनाना पड़ेगा और भारत में किसानों तक ये तकनीक पहुंचाने का कार्य जो है वो गवर्नमेंट की एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ही कर सकती है, क्योंकि भारत इतना बड़ा देश है। 60% पॉपुलेशन खेती के ऊपर निर्भर है, 6 लाख से ज़्यादा गांव हैं। तो ये जो नई तकनीक है ये किसानों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। स्पेशली आज भी देश में करीब 2 लाख करोड़ से ज़्यादा की फसलें कीटों और बीमारियों से बर्बाद हो जाती हैं, और अगर किसान दवाइयों का प्रॉपर इस्तेमाल करे तो इस नुकसान को काफ़ी हद तक बचाया जा सकता है। तो गवर्नमेंट को इस दिशा में प्रयत्न करना चाहिए और जो पेस्टिसाइड्स के ऊपर में एक्साइज ड्यूटी है ये ख़त्म होनी चाहिए ताकि किसानों को पेस्टिसाइड्स एक रीज़नेबल दाम तक के ऊपर मिल सके। जो दूसरे एग्री इनपुट्स हैं जैसे कि बीज, एग्री इनपुट्स और फर्टिलाइज़र, इनके ऊपर में कोई एक्साइज ड्यूटी नहीं है, सिर्फ पेस्टिसाइड्स के ऊपर में एक्साइज ड्यूटी चार्ज होती है। जी, अविनाश गोरखसागर भी हमारे साथ बने हुए हैं। अविनाश, एक कमेंट आपका भी लेना चाहेंगे। अभी आपने मेरे सहयोगी जो संदीप ने डिटेल शेयर करी विश लिस्ट को लेकर वो भी सुनी और मिस्टर धनुका की भी बातचीत सुनी। एक्सपेक्टेशंस तो काफ़ी बिल्डअप हो रही हैं, संभावना यही जताई जा रही है कि एलोकेशन ज़्यादा रहेगा, लेकिन आपकी सोच क्या है? क्या एग्री स्पेस को थर्स्ट मिलेगा, और अगर थर्स्ट मिला भी तो क्या वो जो स्टॉक्स इस सेगमेंट को बिलोंग करते हैं उनके प्राइसेस में रिफ्लेक्शन जो दिखी अभी वो कायम रहेगी? मुझे लग रहा है कि दीपाली इस बजट में डेफिनेटली रूरल फोकस काफ़ी एविडेंटली दिखेगा, क्योंकि गवर्नमेंट डेफिनेटली रूरल इंडिया को जिस तरीके के डीमोनेटाइजेशन हुई है उसके बाद मदद करने की कोशिश करेगी। और रही बात एग्री और फर्टिलाइज़र स्पेस, तो हमको लग रहा है कि ये दोनों ही सेक्टर्स में जो ड्यूटी प्रोटेक्शन है प्लस जो इनपुट कॉस्ट जाते हैं ये एग्री और फर्टिलाइजर बनाने में, यहाँ पे शायद गवर्नमेंट इन कंपनीज़ को मदद करे। मेरे ख्याल से वर्किंग कैपिटल को लेके भी हो सकता है कि थोड़ी सी वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी थोड़ी सी सस्ती बनाई जाए। आई थिंक ओवरऑल मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार का डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी कोई ना कोई इंसेंटिव इन सेक्टर्स और इन कंपनीज को अनाउंस किया जाएगा। तो मेरे ख्याल से फर्टिलाइजर में तो हमको फ्रंट लाइन में आरसीएफ, कोरोमंडल, चंबल ये स्टॉक्स पसंद है। एग्री में अगर हम देखें तो इंसेक्टिसाइड्स, धानुका, टिपिकली यूनाइटेड फॉस्फोरस, ये सारी कंपनीज हमको लग रहा है कि गिरावट में खरीदना चाहिए, नॉट ओनली फ्रॉम बजट पॉइंट ऑफ व्यू बट अगले एक साल के लिए अच्छा आउट परफॉर्मेंस आ सकता है। जी मिस्टर धानुका, एक चीज और, इस बार मॉनसून जो था वो बेहतर था, लेकिन उससे पहले 2 साल जो थे वो ड्राउट जैसी सिचुएशन रही थी। और जिस तरह के हम जो वेदर जिस तरह से तेजी से चेंज हो रहा है, पिछले 3 सालों का ट्रेंड तो यही शो करता है कि जो वेदर पैटर्न है अक्रॉस द ग्लोब वो काफ़ी तेज़ी से बदल रहा है। और भारत की अगर बात करें या फिर भारत के किसानों की बात करें तो पानी की उपलब्धता जो है वो अभी भी काफ़ी एक अहम इशू है। तो माना यही जा रहा है कि सिंचाई पर इस साल सरकार हर साल आवंटन करती है, लेकिन इस साल जो आवंटन है उसको बढ़ा सकती है। तो क्या आपको लगता है ये ज़रूरी है करना
क्योंकि कहीं ना कहीं पानी की कमी की वजह से क्वांटिटी और साथ ही साथ क्वालिटी दोनों अफेक्ट होती हैं। बिल्कुल, मोदी सरकार की जो है वो प्राथमिकता रूरल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के ऊपर में है। पिछले बजट में भी काफ़ी अच्छे गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स लिए थे, जैसे कि क्रॉप इंश्योरेंस, सॉइल हेल्थ कार्ड, ई मार्केटिंग फैसिलिटी और सिंचाई के लिए बजट में ज़्यादा एलोकेशन, क्योंकि आज भी सिर्फ करीब 45% एरिया जो है वो सिंचित खेती का अवेलेबल है। अभी भी 55% जो एग्रीकल्चर एरिया है वो बारिश के ऊपर में निर्भर है। अगर ये सिंचाई की सुविधाएं बढ़ जाती हैं तो डेफिनेटली किसान को अपनी एक फसल की गारंटी हो जाती है। तो गवर्नमेंट को इस दिशा में ज़्यादा प्रयत्न करना चाहिए और बजट में ज़्यादा सिंचाई की सुविधाओं के लिए एलोकेशन होना चाहिए। जी, इनफैक्ट संदीप, अभी आपने बहुत सारी बातें बताई थी जो कि विश लिस्ट में शामिल हैं एग्री स्पेस में, पर जिनको लेकर उम्मीदें जाहिर की जा रही हैं, लेकिन उम्मीदें तभी इमर्ज होती हैं जब चैलेंजेस कोई भी सेक्टर फेस करता है। तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी अगर कोई 4-5 बड़े चैलेंजेस की हम बात करें एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए तो वो क्या हैं? देखिए दीपाली, क्लाइमेट एक सबसे बड़ा चैलेंज इस पूरे सेक्टर के लिए है जिसको कोई एड्रेस नहीं कर सकता है। लेकिन हाँ, जो चीज़ें एड्रेस हो सकती हैं उसमें सबसे पहली बात तो है वैट। जैसे मैंने पहले भी कहा, अलग अलग राज्यों में वैट की जो दर है वो अलग अलग है। इससे इंडस्ट्री मानती है कि काफ़ी ज़्यादा नुकसान इस पूरे सेक्टर को होता है। वैसे भी अगर आप बीज से कंपेयर करें या तो फिर फर्टिलाइजर या दूसरे एग्री इनपुट से कंपेयर करें, जैसे मिस्टर धानुका भी कह रहे थे, एक्साइज ड्यूटी लगती है पेस्टिसाइड्स के ऊपर और यही कारण है कि सस्ते दाम पर ये जो पेस्टिसाइड्स हैं या तो जो कीटनाशक हैं वो फार्मर्स को मुहैया नहीं हो पाते हैं। तो इसको कहीं ना कहीं एड्रेस करने की जरूरत है। एक बहुत बड़ी चुनौती इस पूरे सेक्टर के लिए है। साथ ही साथ अगर आप देखें, कई सारे ऐसे चुनिंदा प्रोडक्ट्स हैं जो फिनिश प्रोडक्ट्स हैं, उनके ऊपर अगर आप ड्यूटी देखें तो कच्चे माल से कम ड्यूटी उनके ऊपर लगती है। यानी कि कुछ ऐसी इनपुट्स जो कि ये कंपनी इंपोर्ट करके फिनिश गुड्स बनाती हैं, उसके ऊपर जो इंपोर्ट ड्यूटी लगती है वो फिनिश गुड्स के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। तो वो कहीं ना कहीं अपने आप में एक बहुत बड़ा ट्रेड बैरियर बन जाता है इन कंपनीज के लिए। तो उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है, जिसमें जो फिनिश गुड्स हैं उसके ऊपर ड्यूटी, जो इंपोर्ट ड्यूटी है उसे बढ़ाए सरकार। साथ ही साथ अनऑर्गेनाइज सेक्टर से बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन है इस पूरे सेक्टर को, वो एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। तो उस लिहाज से देखा जाए, अगर जीएसटी लागू होता है या वैट की दरें कम होती हैं तो उससे कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। और सबसे बड़ी बात जो है फसल बीमा योजना, जैसे मैंने पहले भी कहा, ग्राउंड लेवल पे जो काम होना काफ़ी ज़्यादा बाकी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर्स को इसका फ़ायदा मिल सके। अब भी अगर आप देखें तो कई सारे ऐसे फार्मर्स हैं जो कि इस अम्ब्रेला में नहीं पहुंचे हैं। तो ग्राउंड रियलिटी पे फसल बीमा योजना जो है उसको बड़े पैमाने पे इम्प्लीमेंट किया जाए, ऐसा इंडस्ट्री मानती है और साथ ही साथ इससे किसानों को भी काफ़ी ज़्यादा हित मिलेगा। मिस्टर धनुका, जो अभी मेरे सहयोगी संदीप ने कहा कि फसल बीमा योजना को बड़े स्केल पर लागू करना चाहिए, ऐसा नहीं कि सरकार ने एफर्ट्स नहीं लिए हैं, एफर्ट्स लिए हैं, लेकिन जिस लेवल पे किए गए हैं क्रॉप इंश्योरेंस को लेकर, क्या आप उससे खुश हैं? ये गवर्नमेंट का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि किसान जो है, अगर चाहे वो फ्लड्स है, चाहे वो सूखा है या कोई एपिडेमिक है जिसके कारण से उसकी फसल बर्बाद हो जाती थी, लेकिन अगर वो क्रॉप इंश्योरेंस को ऑप्ट करता है और जो कि गवर्नमेंट ने प्रीमियम काफ़ी कम पे ले आए हैं, खरीफ के अंदर में 2% और रबी के अंदर में 1.5%। हमारे जो 1500 धानुका डॉक्टर हैं और 9000 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनके थ्रू हम गवर्नमेंट की इस स्कीम को प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि इसी वर्ष खरीफ से ये स्कीम एप्लीकेबल हुई है। तो धीरे धीरे इसके अंदर में और किसान जुड़ते चले जाएंगे। गवर्नमेंट का इनिशिएटिव बहुत ही एप्रिशिएबल है और मैं समझता हूँ कि ग्राउंड लेवल पे इसके अंदर में और ज़्यादा बेहतर तरीके से काम होना चाहिए। इस स्कीम को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक पहुँचाना चाहिए, ताकि जो सुसाइडल अटेम्प्ट्स हैं किसानों के, वो भी इससे पूरी तरह रुक जाएंगे। लेकिन आपके हिसाब से मिस्टर धानुका, अभी क्या क्या चैलेंजेस हैं? अभी एक लिस्ट मेरे सहयोगी ने बताई, लेकिन आप किन को मेजर चैलेंजेस मानते हैं? उनको दूर करने के लिए क्या इनिशिएटिव्स लिए जा सकते हैं गवर्नमेंट द्वारा? एक तो मैंने आपसे शेयर किया कि एक्साइज ड्यूटी कम होनी चाहिए, खत्म होनी चाहिए पेस्टिसाइड्स के ऊपर में। दूसरा, जैसा आपने कहा बिल्कुल, कि जो एग्रो केमिकल्स हैं उसका काफ़ी कुछ इंपोर्ट्स होता है, चाहे वो इंटरमीडिएट की शेप में है या टेक्निकल की शेप में है। तो इसके ऊपर में अगर गवर्नमेंट कस्टम ड्यूटी कम करती है या जो वैट है उसका परसेंटेज कम होता है, तो किसानों की पहुंच तक दवाइयों
की पहुंच ज़्यादा आसान हो जाएगी और उसको वो काफ़ी इकोनॉमिकल पड़ेगा। तो किसान ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फसल को बचाने के लिए दवाइयों का ज़्यादा इस्तेमाल कर पाएंगे। तो एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी और वैट, ये पेस्टिसाइड्स के ऊपर में गवर्नमेंट को कम से कम करना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसान दवाइयों का ज़्यादा इस्तेमाल करके अपनी फसलों को बचा सके और अनाज की और दूसरी फसलों की पैदावार बढ़ा सके।